Hello aspirants, welcome to brainstorming session dated 27 जनवरी। कल मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो टॉपिक दिए थे मॉर्निंग में, उसको मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ना करके मेंस 450 प्लस में शेयर कर दिए हैं दोनों टॉपिक। ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस पे रिलेटेड था और दूसरा हमारे बायोडाइवर्सिटी पे रिलेटेड था। ठीक है, तो वो वीडियोस मैंने सबके लिए ओपन रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो। बायोडाइवर्सिटी एक्ट और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस का जो नया एक्ट आया है। राइट, आज हमने 3 टॉपिक शेयर किए थे मॉर्निंग में। फर्स्ट इज एआई गवर्नेंस अलायंस कॉल्स फॉर इंक्लूसिव एक्सेस टू एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड वाज रिफॉर्म लेड टू इंडिया सक्सेस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये पीएम मोदी ने कहा था, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि स्पोर्ट्स में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और थर्ड है कि वुमेन्स का अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करते हैं तो इट विल इम्प्रूव द गवर्नेंस एज वेल एज इट विल बूस्ट द इकोनॉमी। राइट, तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। शायद लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट इट विल बी वर्थ वॉचिंग। ओके, सी फर्स्ट थिंग इज कि ये जो एआई गवर्नेंस अलायंस है, एआई गवर्नेंस अलायंस, ये बना कब था? तो ये अलायंस बिल्कुल लेटेस्ट बना है 2023 में, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। और लॉन्च किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ओके, और ये एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही। जो एक नई चीज, दूसरी चीज आती है, दैट इज जनरेटिव एआई। ओके, सो आप कह सकते हो कि इसका सिंगल डेडिकेटेड फोकस है जनरेटिव एआई पर। जनरेटिव एआई क्या है वो अभी हम जान लेंगे। ओके, इसके बाद ये अलायंस सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये इंडस्ट्री भी इसमें शामिल हुए। इंडस्ट्रीज, इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन हैं, इसमें गवर्नमेंट भी ज्वाइन है, इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो भी आप एक्सपर्ट्स वगैरह सोच सकते हो वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इस अलायंस में, ताकि एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू जनरेटिव एआई, दैट इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो अब जानते हैं कि आखिर ये जनरेटिव क्या है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउ सी, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही कोई ब्रांच है या कोई टेक्नोलॉजी है। सिर्फ जनरेटिव से यहाँ पे मतलब है कि ये प्रोड्यूस करता है एक कुछ इस तरह का कंटेंट। इट प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ कंटेंट लाइक टेक्स्ट। ठीक है, लाइक कोई इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है ये, या ऑडियो प्रोड्यूस कर सकता है, या हम लोग जो इनपुट डेटा वगैरह दे रहे हैं उसी को किसी और फॉर्म में हमें ये सिंथेसाइज करके दे सकता है, एक नया डेटा। राइट, इसे हम कहते हैं जनरेटिव एआई। तो अगर डिफाइन करना हो तो यू कैन से दैट जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दैट कैन प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजरी, ऑडियो एंड सिंथेटिक डेटा। ओके, अब ये सब ये अगर प्रोड्यूस कर रहा है, हमें एक कंटेंट बना के दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनपुट में कुछ तो ले रहा होगा। राइट, तो ये हमारे जो भी पैटर्न्स हम लोग इसको देते हैं, ठीक है, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स, ओके, जब इनकी इनपुट ट्रेनिंग की जाती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर, एलएलएम, ओके, उस बेसिस पर ये उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस पैटर्न्स को, उसका स्ट्रक्चर्स वगैरह ऑब्जर्व करते हैं और हमें जनरेट करके देते हैं एक न्यू डेटा। आपने बहुत सारी टेक्स्ट दे दिए, आपने बहुत सारी इमेजेस दे दी, उस पे बेस्ड उसने आपको एक नई फाइल बना के दे दी। ठीक है, जैसे कि आज मीडिया हाउसेस में जो हम लोग न्यूज चैनल वगैरह देखते हैं, तो उसमें प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब जाकर उसको एक एंकर आके सुनाता है। तो वो सब काम करने का काम ये जनरेटिव एआई कर सकता है। राइट, नेक्स्ट इज, अच्छा, इसकी एग्जांपल एग्जांपल आप सब जानते ही हैं, जैसे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने सबसे ज्यादा जॉब्स खाएगा ये जर्नलिज्म सेक्टर में। और ये अच्छे अच्छे आर्टिकल्स ऐसे वगैरह जो लिखे जाते थे, ये सब चैट जीपीटी आपको अपने आप करके दे देगा। इसके अलावा हम लोग गूगल का बार्ड जानते हैं, इसी के अलावा डेल। ठीक है, ये 3 इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको खुद एक टेक्स्ट या इमेज प्रोड्यूस करके देते हैं बेस्ड ऑन आपने जो भी इनपुट इसको दिया होगा। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि जनरेटिव एआई क्या है। नाउ लेट्स कम टू इसको रेगुलेशन करने की नीड क्यों है। रेगुलेशन नीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये एग्जैक्टली यही वो डायमेंशंस होते हैं जो यूपीएससी आपसे चाहता है कि आपको ये पता होने चाहिए, आप सोच सको इन चीजों के बारे में कि कैसे ये ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी या कुछ बेनिफिट्स भी क्रिएट करेंगी।
तो इसको लेकर हमें जानना होगा कि हमें किस तरीके से इसको रेगुलेशन करना चाहिए। फर्स्ट, देखिए रेगुलेशन करने की सबसे बड़ी नीड तो ये है कि ये जो एआई टूल्स हैं, एआई टूल्स दे लैक एनी ट्रांसपेरेंसी। इनकी जो फंक्शनिंग है, इनकी जो वर्किंग है, वो अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं आई है। इवन उन लोगों को भी समझ में नहीं आई है जो इन टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रहे हैं। ओके, मतलब आप कह सकते हो कि अभी भी ये सब कुछ इवोल्यूशनरी फेज में है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से किस तरीके से अपना टास्क परफॉर्म कर रही हैं, क्या इसमें कोई बायसनेस आ सकती है, क्या इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकते हैं, ओके, क्या ये हमें मिस इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये सब चीजें अभी तक समझ में नहीं आई है। सो देयर इज टोटल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन दीज एआई टूल्स। सेकेंड इज, इट इज नॉट न्यूट्रल। ये मैं न्यूट्रल ये हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पहला तो इसमें काफी इनएक्यूरेसीज भी देखी गई हैं। ओके, कई बार इसने डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम भी दिए हैं, क्योंकि आउटकम पूरी तरीके से डिपेंड करता है ना कि आपने किस तरीके का इनपुट दिया है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हम चलिए कास्ट की बात कर लें या रिजर्वेशन की बात कर लें, तो आप जिस तरह का इनपुट दोगे कि इतने नंबर पे जनरल कास्ट का कट ऑफ जाता है, इतने नंबर इनका जाता है, तो उसी हिसाब से अपना आर्टिकल तैयार करके दे देगा आपको कि ये इनके साथ गलत हो रहा है या उनके साथ गलत हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपने इनपुट किस तरीके से दिया है। यही इनपुट आप दूसरे तरीके से दे लीजिए कि कैसे पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कैसे कुछ जनरेशन लेट स्टार्टर रही हैं एजुकेशन में, तो वो उस तरीके से आपको एक डिस्क्रिमिनेटरी या कह सकते हो कि बायस्ड आउटपुट दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो इंसर्ट किया है जो डेटा, अगर वो डेटा ही बायस है, अगर इंसर्टेड बायस, ठीक है, जो इंसर्ट किया उसी में अगर बायसनेस थी तो वो आउटपुट भी बायस्ड ही देगा। नेक्स्ट इज, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, इसका आउटकम कैसे, थ्रू एल्गोरिदम। ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई तो एल्गोरिदम फंक्शन कर रही है ना इसके अंदर, ठीक है, उसी बेस पे कर रहे हो, तो ये इन एल्गोरिदम्स के थ्रू इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ओके, और यहाँ से ये जो इमेजेस वगैरह बना के देते हैं ना, ये जो वीडियोस बना के देते हैं, या फिर हम लोग जो जानते हैं कि वॉइस ओवर, वॉइस चेंज हो रहा है इससे, इसके थ्रू, या डीप फेक, डीप फेक तो खैर हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। और डीप फेक का जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है वो है पॉलिटिकल इश्यूज में, किसी भी लीडर के बिहाफ में कुछ भी आप बुला लो, ठीक है। उसी तरीके से सोशल में, कि अगर सोशल हार्मनी डिस्टर्ब करनी है तो आप डीप फेक के थ्रू कुछ भी ऐसा वीडियो बना लो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों ने दूसरे को कुछ कहा एंड ये सब हो जाए। ओके, तो ये एल्गोरिदम के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है अभी भी, इसलिए भी हमें जरूरत है कि हम इसको एक प्रॉपर रेगुलेट तरीके से रेगुलेट करें। नेक्स्ट इज, डेटा प्राइवेसी को हार्म कर रहा है ये आपकी, ये आपका पैटर्न ऑब्जर्व करता है, इट ऑब्जर्व योर पैटर्न। जैसे आपने अगर कोई एक चीज सर्च की, अगर ठीक है, सपोज आपने शूज वगैरह सर्च किए, और उसके बाद ये अपने आप ही आपको जब आपको नहीं भी करना है तो भी आपको कई कई दिनों तक आगे ये दिखाता रहेगा, ये शूज लॉन्च हुए हैं, वो शूज लॉन्च हुए हैं। तो अल्टीमेटली वो सीधे सीधे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि अब आपको उस चीज की जरूरत नहीं है तो भी आपको वो दिमाग में डालता रहेगा सेम चीजें। ओके, तो ये आपकी जो प्राइवेसी है, जो हमारा एक पैटर्न होता है डेली लाइफ का, ये उसको स्टडी करके उस तरीके से हमारी प्राइवेसी को वायलेट करता है। नेक्स्ट नीड इज, अब फिलहाल ये जिस स्टेज में है ना, ये थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल होने का डर है इसका, ठीक है, क्योंकि अभी भी इवोल्यूशनरी फेज में है ये अपने, और ये हमेशा से एक फियर है, स्पेशली इलॉन मस्क का जैसा कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अनकंट्रोलेबल है, ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड जा सकता है ये। इलॉन मस्क इसके बहुत अगेंस्ट हैं। उनका कहना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा बड़ा खतरा है वर्ल्ड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसका इसका एक रियल एग्जाम्पल भी देखा गया था जापान में, जब तीन चार रोबोट्स वगैरह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलने वाले रोबोट्स के साथ टेस्टिंग की जा रही थी, ठीक है, तो काफी चीजें वो लोग अपने आप कर रहे थे तो फिर इनको शट डाउन किया गया। बट एक रोबो ऐसा था, आर्टिफिशियली अपने आप ही काम कर रहा था वो भी, कि वो अपने आप ही सैटेलाइट से सिग्नल लेने लगा था। देखिए, मतलब वो सैटेलाइट्स में जो भी डेटा आ रहा था वो उसको फैच कर रहा था और उस हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग कर रहा था, जबकि उसको बंद कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया था, लेट शट इट डाउन, बट उसके बाद भी वो वर्क कर रहा था दूसरे रास्ते निकाल के कि मैं किस तरीके से अपने ऑपरेशन कंटिन्यूस रख सकता हूँ। तो तब ये बात कही गई थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल को आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है ह्यूमंस के।
ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेफ्टी की बात आती है यहाँ पर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम सब ने वो देखा था, रोबोट मूवी देखी है राइट, रजनीकांत की फर्स्ट वाली। उसमें वही है कि वो रोबोट अपने आप ही सोचना शुरू कर देता है, फिर उसको किसी डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही सारे पैटर्न वगैरह ऑब्जर्व करके वो अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग खुद करने लगता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस, राइट। सेफ्टी सिक्योरिटी, अब आप कहते हो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज कर लें हेल्थ केयर में। हम हेल्थ केयर में कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं, ओके। तो इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बनेगा, ठीक है। अगर आप एजुकेशन में सोचो कि चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दे स्कूल्स वगैरह में, तो यू नेवर नो कि वो किस तरह की टीचिंग दे रहा हो सकता है कि वो एक बायस ओपिनियन दे रहा हो बच्चों को, और बचपन से दिमाग में वही भर जाए बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इज कि ये किसी एक कंट्री से कंट्रोल नहीं होगा, ओके। ये इसके लिए हमें चाहिए ग्लोबल कॉपरेशन, राइट। ग्लोबली हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे और हमें कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करने होंगे, यानी कि रूल्स, ताकि ये उस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। एंड लास्ट इज कि इसका मिसयूज रोकना बहुत जरूरी है, टू प्रिवेंट द मिसयूज, ओके। ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और या किसी ने इसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लिया, तो ये बहुत अच्छे से मिसयूज किया जा सकता है फॉर डीप फेक्स, राइट। उसी तरीके से साइबर अटैक के लिए, एंड गॉड फॉरबिड कि अगर ये कभी ऑटोनमस वेपन्स में यूज होने लगा, ये ऑटोनमस वेपन्स अपने आप ही फ्लाई कर रहा है, अपने आप ही एनिमीज को आइडेंटिफाई कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि हमें क्यों इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, ओके। तो ये एक टॉपिक खत्म होता है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। आखिर स्पोर्ट्स सेक्टर में हमने ऐसे क्या रिफॉर्म्स किए हैं जिससे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहा है एज पर गवर्नमेंट, ओके। एज पर गवर्नमेंट ओलंपिक्स वगैरह में तो हालांकि हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, क्रिकेट के अलावा और कहीं हमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिल रही है। फुटबॉल में हम लोग 100 रैंक के आसपास होते थे, आज भी वही है। हॉकी में हम लोग कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं रहे हैं काफ़ी सालों से। अब देखिए, पीएम मोदी का यहाँ पे कहना है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स की नज़र से मत देखिए, ठीक है। आप इस नज़र से भी देखिए कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, जो किट वगैरह प्रोवाइड करती है या जो टर्फ वगैरह प्रोवाइड करती हैं स्टेडियम्स में, फ्लड लाइट्स में, लाइट्स स्टेडियम डेवलप करने में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका मानना है कि ये जो पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है ना, इट इज ऑलमोस्ट वर्थ अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है। तो आप इसको उस वे में देखिए। उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम 2036 के ओलंपिक होस्ट कर पाए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट जैसा क्लेम कर रही है तो इसने ऐसे क्या रिफॉर्म्स लिए हैं जिसके लिए इनको शाबाशी दी जा सकती है। फर्स्ट, सबसे पहले ये लेकर आए खेलो इंडिया। खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2017 में। इसका गोल क्या था मेन, एक सिंपल सा गोल, याद रखिए बस, ये आइडेंटिफाई एंड नर्चर द टैलेंट। और अब आपको आइडेंटिफाई कर लोगे, उनको नर्चर करना है आपको, तो वो किसके थ्रू करते हो आप, स्कॉलरशिप्स देकर। और सिर्फ अकेले स्कॉलरशिप से भी काम नहीं बनेगा, आपको उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज देनी होंगी, राइट, और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने होंगे, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव। सेकंड वाज हम लेकर आए थे टॉप्स, दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फाइनेंशियल एज वेल एज लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उन एथलीट्स को, ओनली उन एथलीट्स को जिनमें वो पोटेंशियल दिखता है कि ये कल को ओलंपिक में मेडल जीतने के इनके चांसेस हैं, ठीक है। उनको फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाएगा, इवन फॉरेन भी भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। जैसे अगर कोई अच्छा स्विमर है, लग रहा है कि यार ये ला सकता है, और स्विमिंग एक अ, ऐसी कैटेगरी भी है ना ओलंपिक में, जिसमें जीतने वाला 7-7 8-8 मेडल भी जीत सकता है अकेले, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे वाली स्ट्रीम्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे मल्टीपल मेडल्स जीतने के चांसेस हों। ओके, इसके अलावा साई अथॉरिटी हम सब लोग जानते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया जा रहा है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इवन इनके जो कोचिंग स्टाफ होते हैं, ओके, इनको इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि अच्छे आउटकम देखने को मिले। इसके अलावा नीचे लिख लेते हैं, ट्रिपल पी पार्टिसिपेशन को बहुत एनकरेज किया गया है। ठीक है, आप अपने चारों तरफ अगर देखेंगे तो लगभग हर स्पोर्ट्स के लिए प्राइवेट लीग है आज। प्रो कबड्डी लीग, ओके, उसी तरह फुटबॉल के लिए भी है नेशनल नेशनल स्पोर्ट्स लीग, आई थिंक, नहीं, इंडियन स्पोर्ट्स लीग, ओके, आईएसएल, ओके, वो चल रहा है। आईपीएल सब जानते हैं। उसके बाद बैडमिंटन के लिए भी लीग आई है, टेनिस के लिए भी आई है। ठीक है, तो सभी स्पोर्ट्स में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है और उसी वजह से कंपटीशन भी आया है। सो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसने एक बूस्ट दिया है, और इसने सिर्फ बूस्ट ही नहीं दिया है, इसने रिकग्निशन भी दिया है। बूस्ट एंड रिकग्निशन, ऐसे लड़के जो शायद अनआइडेंटिफाइड ही रह जाते, उनको रिकग्नाइज किया है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो रिंकू सिंह, राइट, उसका पूरा रिकग्निशन कहाँ से आया? आईपीएल से आया। ठीक है, इसी तरीके से कबड्डी लीग में काफी सारे प्लेयर हैं जिनको वहां से रिकग्निशन मिला। ये तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा इसमें। इसके अलावा यूजीसी, अब अगर आपको ये करना है तो ऑब्वियसली बात है कि कॉलेज लेवल पर भी आपको बच्चों को आइडेंटिफाई करना होगा। तो यूजीसी ने भी एक स्कीम चलाई, यूजीसी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर वो बच्चे आएंगे जो हायर एजुकेशन भी परस्यू कर रहे होंगे अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ। ठीक है, नाउ अब ड्राइवर्स क्या है, मतलब ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है? देखिए, पहला तो बढ़ा है कि लोगों की अगर एक इनकम जो होती है, अगर इनकम में एक स्टेबिलिटी मिलती है तो उस वजह से लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए विमेंस की क्रिकेट को, एक टाइम था जब शायद उनकी जो यूनिफॉर्म होती थी वो भी शायद पुरानी यूनिफॉर्म होती थी, उस पे ऊपर से वो किसी और प्लेयर का नाम कवर करके अपने नाम की स्लिप लगाते थे। ठीक है, दैट इज दी केस विद झूलन गोस्वामी। जब उन्होंने खेलना शुरू किया था तो वो दूसरे जो मेल क्रिकेटर्स होते थे उनकी पुरानी जर्सी यूज करती थी। ठीक, बट आज विमेंस क्रिकेट में अच्छा खासा पैसा है, विमेंस आईपीएल भी शुरू हो चुका है, राइट। तो जैसे जैसे कि इनकम स्टेबिलिटी आई है स्पोर्ट्स में, उस वजह से भी लोग थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं लाइक खेलो इंडिया टाइप के, तो इन इनिशिएटिव्स ने भी लोगों को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, आज स्कूल लेवल पर और फिर यूथ गेम्स ये सब ऑर्गेनाइज होते हैं। तीसरा रीजन है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का। ये बहुत बड़ा रीजन है इनफैक्ट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इससे पैसा आया है, इससे पहचान आई है, इससे ग्लैमर आया है, अरे तो उससे भी लोग अट्रैक्ट हुए हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कई स्पोर्ट्स थे जो पहले अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे ना 2005 के आसपास, तो इवन इंडिया के भी पूरे मैचेस नहीं दिखाए जाते थे दूरदर्शन पे। ठीक है, फिर प्राइवेट चैनल आए, उसमें भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टीम की सीरीज है या कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है तो दिखाएंगे, वरना लोकल ऐसे बायलैटरल सीरीज है तो नहीं दिखाएंगे। नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद लोकल रणजी ट्रॉफी, लोकल लेवल पे जो मैचेस होते हैं, उसी तरीके से कबड्डी हो, फुटबॉल हो या हॉकी हो, इनके मैचेस टेलीकास्ट भी नहीं किए जाते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये ओटीटी वगैरह, इन लोगों ने जब ये सब चीजें टेलीकास्ट करना शुरू की है ना जब से, तब से इनकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, अब तो लोकल लेवल पर भी लीग वगैरह ऑर्गेनाइज होने लगी हैं। चैलेंजेस, चैलेंजेस बहुत बड़ा इशू है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि अनइवन डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा। पूरा फोकस, पूरा तो नहीं बट मेजोरिटी आप कह सकते हो 70-80% फोकस जो है वो क्रिकेट पर ही चला जाता है। तो अधिकतर जो फंड भी होती है ना गवर्नमेंट की तरफ जो फंडिंग दी जाती है, वो क्रिकेट के टैलेंट को आइडेंटिफाई करने पे ही खर्च कर दी जाती है। क्रिकेट का ही इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम वगैरह बनाने पर सारे रिसोर्सेज खर्च कर दिए जाते हैं। फिर हमें क्लियर फर्क देखने को मिलता है हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में, राइट। उसके बाद देयर इज क्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। ये कुछ बैकवर्ड रीजन्स में जाएंगे वहां प्रॉपर आपको स्टेडियम ही नहीं मिलेंगे किसी भी खेल के। ओके, सो देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड एंड स्मॉल टाउन्स। ये इवन भोपाल तो कैपिटल है ना, फिर भी भोपाल में भी आपको क्रिकेट स्टेडियम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज कि ग्रास रूट पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया पहले कभी। ग्रास रूट पर फोकस, ठीक है, जैसे अगर रूरल एरिया से टैलेंट है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? मुझे उस ट्राइब का नाम नहीं है, एक ट्राइब है जिसको माना जाता है कि उनका ओरिजिन अफ्रीकन है।
ओके। तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम उन ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि यार ये रनिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, तो हम ओलंपिक में इनको यूज कर सकते हैं, तो उनको फिर आइडेंटिफाई किया जा रहा था। फिर 2014 के इलेक्शंस आ गए एंड वो सब मामला ठंडा पड़ गया। ओके, तो इस तरीके से वो जो टैलेंट है जो लोकल रूरल लेवल पे हमें मिल सकता है या फॉरेस्ट एरियाज में मिल सकता है, वो हमें ढूंढने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज है करप्शन। आज हमारा हॉकी अगर सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ ना, तो मिस्टर गिल की वजह से। ठीक है। करप्शन, पैसे लेकर, इसमें आप हॉकी का इंसिडेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बहुत न्यूज में रहा था, मनी फॉर सिलेक्शन, पैसे दीजिए और आप इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्ट कर लिए जाते थे। तो ये है। इसके बाद पांचवा, अब जरा विमेन सेंट्रिक से सोचिए कि विमेन की तरफ से क्या इशू आ रहे हैं। सबसे बड़ा आ रहा है हैरेसमेंट, स्पेशली 14, 15, 16 ईयर्स की टीनेज लड़कियों का। अब इसमें आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, इसमें मेंशन करने में कोई गलत नहीं है। जस्ट राइट इट इनडायरेक्टली एज रेसलर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट फेडरेशन। वहां नाम मत लिख देना उनका। ओके, ब्रिजभूषण सिंह जी का नाम नहीं लिख देना, वो यूपीएससी ठीक नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, नाम नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमने देखा कि क्या चैलेंजेस हैं इसमें। इसके अलावा हाँ, बस अपॉर्चुनिटीज वगैरह आप खुद से लिख सकते हो ना। जैसे सबसे बड़ा तो जरूरत यह है कि हम डाइवर्सिफाई करें। एक ही स्पोर्ट्स पर फोकस करना ठीक नहीं है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करना, वरना फिर अदरवाइज होता है क्या है। अभी एक ट्रेन में एक वीडियो था, आई थिंक गर्ल्स थी, कबड्डी खेलने जा रही थी, कुछ अंडर 19 होंगी, कबड्डी या कोई दूसरा स्पोर्ट। बट वो ट्रेन में लिटरली टॉयलेट्स के पास सो के जा रही थी। ओके, क्यों? क्योंकि अभी क्रिकेटर्स होते या कोई और होता, ठीक है, नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक लेवल पे अगर क्रिकेटर्स जाएंगे तो बड़ी शान से जाते हैं। बट ये बच्चियां जब कबड्डी खेलने जा रही थी तो वो ट्रेन में टॉयलेट के पास हो रही थी। ठीक है, तो पहले तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने स्पोर्ट्स का फ्रॉम क्रिकेट। दूसरा, फंड एलोकेशन थोड़ा सा इक्वल हो, वो जरूरी है। तीसरा, गर्ल्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए इसमें। और फोर्थ, कि देयर शुड दीज फेडरेशन शुड बी करप्शन फ्री, करप्शन फ्री फेडरेशन। ओके, तो ये आपका कुछ वे फॉरवर्ड बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमने दूसरा टॉपिक भी देख लिया। अब चलते हैं तीसरे पर, विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पहले कुछ डेटा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अ, आपको पता है एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है। अब ये आप मुझे बताएंगे कि ये कौन पब्लिश करता है। हम लोग न्यूज़पेपर में ये सब देखते रहते हैं, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आप फॉलो करो तो सारे इनिशिएटिव फॉलो करो यार, तभी वो होलिस्टिक पढ़ाई होगी। और मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि आपके रिजल्ट आएंगे तो चैनल का नाम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज, चाहे वो मेंस 450+ हो, ब्रेन हो या न्यूज़पेपर हो, रेगुलर फॉलो कीजिए यार। मैं आपको सेम चीजें इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि ये सब आपके दिमाग में छप जाएंगी। ओके, फिर सिर्फ आपको 80 दिन प्री के बाद प्रैक्टिस करानी है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, इसने कहा था कि इंडिया की ओवरऑल रैंक आई थी 127। 127, वो भी आउट ऑफ से 146 कंट्रीज। ठीक है, बहुत पुअर थी। लेकिन एटलीस्ट एक चीज अच्छी थी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जब बात आती है, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारी रैंक 48 थी, जो कि फिर भी थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, तो हमारी जो अभी करंट लोकसभा है, अगर हम इसकी बात करें तो 78 विमेन एमपी हैं यहाँ पर। राइट, 78 विमेन एमपीज हैं हमारी यहाँ पर। देन अदर देन दिस, इसके बाद हाँ, अभी जो लेटेस्ट 33% रिजर्वेशन पास किया गया है। ठीक है, लागू नहीं हुआ है, वो सब डिपेंड है कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद अप्लाई किया जाएगा। बट एटलीस्ट वो इंटेंट दिखाता है कि हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं विमेन का। राइट, तो अब बात ये है कि चलिए ये सब तो हम कर ही लेंगे, बट इसके बेनिफिट क्या होंगे। अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा भी लेते हैं विमेन की, तो हमें इसको क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा गवर्नेंस में। गवर्नेंस में, और ये बातें सिर्फ ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू पीआरआईज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और कुछ स्टेट्स ने तो बढ़ा के उसको 50% भी कर दिया है वुमेन्स के लिए। तो वहां पे इस तरह की चीजें देखी गई हैं कि जो गवर्नेंस होती है वो थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। अगर कोई विमेन आती है कि मेरा घर, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा नाम नहीं डाला जा रहा है, मुझे घर नहीं मिल रहा है, झोपड़े में रह रहे हैं,
एंड सो ऑन, या बच्चियों के लिए स्कूल भेजना है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो गवर्नेंस ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है अगर एक वुमेन हेड देखने को मिलती है हमें वहाँ पर। ओके। एंड विमेन आर नॉट वेरी वॉर प्रोन टाइप की, ठीक है, जैसे ये पुतिन और ये सब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि देर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ वॉर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। या आप कह लीजिए पॉलिटिकल वायलेंस, जैसे पॉलिटिकल मर्डर्स एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें आपको विमेन पार्टिसिपेशन में देखने को नहीं मिलती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो ब्रेक करने में मदद मिलती है। सबसे पावरफुल और सबसे बोल्ड अगर कोई प्रधानमंत्री चुनी जाए ना दुनिया भर की, उसमें इंदिरा गांधी जी का नाम जरूर होगा। और वो भी इंडिया में कब, 50 साल पहले। उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन को उतना नहीं मिला है, या विमेन ये मानती हैं कि नहीं हमारा तो कुछ है ही नहीं पॉलिटिक्स में, तो वो गलत है। दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री इंडिया ने दी है। ओके। नेक्स्ट इज, दूसरा ये माना जाता है कि विमेन के पार्टिसिपेशन से इकोनॉमिक बेनिफिट आता है ओवरऑल इकोनॉमी को। कैसे? देखिए, एक तो जब विमेन यहाँ पे होती है तब कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि विमेन की एक इंपॉर्टेंस दिखती है यहाँ पर। तो जो दूसरी विमेन्स भी होती हैं जो वर्क कर रही होती है, वो अपने वेजेस को लेकर ज्यादा असर्टिव होती हैं, ठीक है। जैसे मनरेगा में है, अगर वहाँ पे कोई सरपंच है विमेन, या किसी एरिया में एमएलए एमपी वगैरह विमेन है, तो विमेन ज्यादा असर्टिव होती हैं अपने वेजेस को लेकर कि नहीं हमारा का आप ऐसे एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डोमेस्टिक सर्वेंट भी है किसी के घर में तो भी वो उस चीज को लेकर ज्यादा असर्टिव रहती हैं। ऑलराइट, उसके बाद जब विमेन लीडरशिप के रोल में दिखती है ना, तो इवन दूसरी विमेन्स को भी आता है कि नहीं हम भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं खुद से। ओके, हमें भी इस घर से और किचन से निकल के थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। आप कह सकते हो कि एक रोल मॉडल आ जाती है उनके सामने। बट प्रोवाइडेड कि ये जो रोल मॉडल आए ना, ये अपनी मेहनत से आए, अपने अपने दम पर आए। जैसे ममता बनर्जी, वो अपनी दम पर आई हैं, ग्राउंड लेवल से आई हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हालांकि कुछ प्रोटेस्ट बेवजह भी थे, बट वो एक रोल मॉडल थी। ऐसा नहीं कि किसी के हस्बैंड पॉलिटिशियन थे, किसी के फादर पॉलिटिशियन थे तो ये लेडी भी बन गई। वो नहीं, एक रोल मॉडल सॉर्ट ऑफ चीज दिखनी चाहिए सामने। जैसे कि एक आईएएस विमेन, जब विमेन आईएएस को जब लोग देखते हैं ना, तो वो बच्चियों को लगता है कि हाँ हमें भी एक दिन इस तरीके से आना है यहाँ पर स्कूल में चीफ गेस्ट बन के। इसके अलावा हमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। यही जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना, कि एक रोल मॉडल होती है, फिर एक आता है कि यार हम भी उतना एम्पावर्ड हो सकते हैं। जैसे कि शुगर ब्रांड आप जानते हो, ठीक है, दैट लेडी, उन्होंने कहा था कि मैं जब जाती थी तो लोग सीरियसली नहीं लेते थे मेरे प्रपोजल्स को, लोग फंडिंग तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते, बट आज वो खुद एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, राइट। तो वो एक विमेन को देता है कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट डेवलप करता है कि हमारे सामने एक रोल मॉडल है, उसने ये अचीव किया है, हम भी कर सकते हैं, राइट। और इस तरीके से कुकिंग में एक फेमस हो गए तो सबको लगता है कि हाँ हम भी इस तरह के चैनल चला सकते हैं, अपनी खुद की एक इनकम हो सकती है। एंड अल्टीमेटली विमेन इसमें होंगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, स्पेशली जो सोशल वाले हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर टाइप की चीजें हो, इन चीजों पर ज्यादा फोकस मिलता है। इसी तरीके से ना एक आईएएस ऑफिसर हैं, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बट उनका सरनेम मित्तल था, मतलब है मित्तल, ठीक है। ये गांव गांव में वाटर लेके आई थी, ड्रिंकिंग वाटर का पूरा इन्होंने बंदोबस्त किया था। और इसके बाद इन्होंने इसको इनॉग्रेट भी किया था, ठीक है। फिर कुछ एमएलए को तकलीफ हो गई कि नहीं नहीं ये तो इनॉग्रेट करने का काम तो पॉलिटिशियंस का है, आपने ना एमएलए को बुलाया ना एरिया के एमपी को बुलाया, आप कौन होती है करने वाली। फिर इनके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई ऊपर योगी गवर्नमेंट में, और फिर इनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जब इनका ट्रांसफर किया गया ना, तो पूरे गांव के लोग जो कह रहे थे कि आजादी के बाद पहली बार हमारे गांव में पीने का पानी आया है, वरना हम लोग टैंकर माफिया लोगों पर डिपेंडेंट थे। उसके बाद पूरा गांव जब इनका ट्रांसफर हुआ, तो फूल बिछा दिए थे लोगों ने इनके आगे। ओके, थोड़े दिन पहले ही, 2 महीने पुरानी बात है, मैंने उस पे देखा, आपके साथ डिस्कस भी किया था इंडियन एक्सप्रेस पे। तो अगर आप ट्विटर पे सर्च करेंगे इनका हैंडल तो को मिल जाएगा, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, सरनेम इनका मित्तल है। ओके। तो जब इस तरह की विमेन आईएएस को अपने सामने लोग देखते हैं ना, तो फिर उनको लगता है कि हाँ कुछ बनना है अगर बेटियों को लाइफ में, तो इस तरह से बनना है। हमारे यहाँ पर एक सिंड्रोम चलता है, सन मेटा प्रेफरेंस, सन मेटा प्रेफरेंस। ये इकोनॉमिक सर्वे ने यूज किया था ये टर्म। और उसने किस कंटेक्स्ट में यूज किया था, उसका कहना था कि सन मेटा प्रेफरेंस यानी कि जब तक बेटा ना हो जाए तब तक लोग करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। इस चक्कर में किसी की 4 बेटियां हो गई, फिर बेटा हुआ, 6 हो गई, फिर बेटा हुआ, ठीक है। तो सन मेटा प्रेफरेंस ये क्यों है, क्योंकि लोगों को लगता है बेटा बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपके सामने एक रोल मॉडल होती है कि 2 बेटियां हो, रिया डाबी और टीना डाबी जैसी हो,
तो फिर फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये सब मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है ये सोसाइटी में। ओके, इसके अलावा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है विमेन को, कि अगर वो अपने आसपास कुछ सोशल इश्यूज के अगेंस्ट वर्क करना चाहती है। जैसे आई थिंक आप लोग भी अगर प्रिपरेशन करो, आप में से अधिकतर विमेन ये जरूर मानेंगी कि चाइल्ड मैरिज सबसे बेकार चीज है। लेकिन आज भी ये हमारे इंडिया में कई जगहों पे हो रहा है, ठीक है, प्रेवलेंट है। अगर करना भी चाहो तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है उसके लिए। ओके, तो एटलीस्ट अगर आप कल को एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो, तो आपके वो रिसोर्सेज होते हैं कि नहीं, मैं सोशल में इस तरह की इविल तो नहीं चलने देंगे हम, राइट। बट अब विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो विमेन क्या चैलेंजेस फेस कर रही है यहाँ पर। सबसे पहला तो है पैट्रियार्की। आज भी वही सब देखने को मिल रहा है कि पति पंचायत टाइप की चीजें, और इसे पति पंचायत लेवल पर ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी विमेन बन तो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैमिली से, आप कह सकते हो कि डायनेस्टी से, डायनेस्ट पॉलिटिकल डायनेस्ट ही हैं मोस्टली जो विमेन एमपीज भी हैं, तो वो पॉलिटिकल डायनेस्ट है। लोकल लेवल पे मेयर वगैरह देख लीजिए शहर के, तो वो पॉलिटिकल डायनेस्ट हैं। दूसरा है हैरेसमेंट। हम सबको पता है कि भवरी देवी का केस क्या हुआ था राजस्थान में, ठीक है, हैरेसमेंट। और तीसरा है लैक ऑफ सपोर्ट। अगर कोई लड़की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी रखे तो फैमिली वाले वो सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी खुद की सोसाइटी, उसके खुद के समाज के लोग उसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक। तीसरा है उसकी, नेक्स्ट है उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इस वजह से वो अपने करियर को उतना टाइम नहीं दे सकती जितना कि पॉलिटिक्स आपसे टाइम डिमांड करती है। ऑलराइट, इसके अलावा स्टीरियोटाइपिक चीजें कर लीजिए, या वोट बैंक। अब वोट बैंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर आपको 33% रिजर्वेशन वेमेन को देना होता, तो आप 2024 से ही इसका कुछ इंतजाम करते। लेकिन आपने से उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए वेमेन का, आपने क्या कहा कि पहले डिलिमिटेशन होगी, ठीक है, और वो डिलिमिटेशन कब होगी, सेंसस के बाद। और अभी तक सेंसस हुआ ही नहीं है 2021 का, ठीक है। सेंसस सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद हो सकता है कि 2029 के चुनाव आएंगे, उसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अभी भी आप सिर्फ वोट बैंक की ही पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपका रियल एम्पावरमेंट का इंटेंशन उतना नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, और हाँ, ये जो 33% रिजर्वेशन दिया ना, इसका अमेंडमेंट याद रखिएगा, ये दिया गया था 106 अमेंडमेंट से। ओके, चैलेंजेस हमने देख लिए। चलते चलते एक लास्ट में ये भी देख लेते हैं कि इसको और बेटर हमें क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, रिजर्वेशन आपने दे दिया, वो एक जगह पे ठीक है, अपनी जगह पे, ठीक है। रिजर्वेशन के अलावा आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी इनकी, ताकि ये खुद कुछ डिसीजन ले सके, इनका खुद का दिमाग उस तरीके से फंक्शन करे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड ने जो कह दिया आप वही सब करते जा रहे हो, या आप सिर्फ नाम के बने हो, सारे डिसीजन आपके घर के मेल मेंबर्स ले रहे हैं, राइट। उसी तरीके से हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस रिड्यूस करना होगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस। उसके बाद अवेयरनेस बढ़ानी होगी उनमें कि क्यों आपका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उन्हें उन्हें सपोर्ट करना होगा, ताकि वहाँ से ग्रास रूट लेवल, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ अच्छे लीडर्स उभर के निकलें ग्राउंड लेवल से, जैसे ममता बनर्जी, ठीक है। तो ये हमने 3 टॉपिक देख लिए यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।